नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डिक्टेट which is being given from the top to carry on giving these type of dastardly statements, not only against Prime Minister Shri Narendra Modi ji, but going to the extent of creating a divisive mindset among the people of the country. यानी अब सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना और इसके बयान से आगे बढ़कर भारत के अंदर विभेदकारी, विभाजनकारी और राष्ट्र के विरोध तक जाने वाले, राष्ट्र की एकता पर आघात करने वाले बयानों तक आ गए। और कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए, देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है, उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान, टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनारी विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। और जो चाल 100 साल पहले थी, वो आज 100 साल बाद भी वही फितरत है। कृपया भारत की एकता और भारत के गौरव के उद्घोषों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति से परहेज करना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं, इंडी गठबंधन इस बात का जवाब दे पूरी बात की ये आई कहां से। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, उससे भी आगे बढ़कर जिस भारत माता की जय और वंदे मातरम की बात कहते हैं, पहले तो पता नहीं उनको, शायद वो लेफ्टिस्ट ही ज्ञान है। अरे भाई, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, ये देश हमारी माता है,
और हम इसके पुत्र हैं। गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, भारत भी माता है, धरती भी माता है, मगर कम्युनिस्टों को उसमें कुछ और नजर आता है। तो इसलिए अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लोग इस बात का जवाब दें। अब आप आइए दूसरे राज्य पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। I want to make it very clear that now the statement of Sri M.K. Stalin, who is trying to portray that Sri Narendra Modi ji is not working to the interest of Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. और मैं फैक्ट के रूप में बता देना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अभी काशी में एक माह पूर्व तमिल में जो बोला था उसे एआई के जरिए सीधे तमिल में ट्रांसलेट किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से डीएमके से पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच रियल टाइम में जो हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई हो, तमिलनाडु में नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में दी गई स्पीच तमिल में ट्रांसलेट की गई है? अगर की गई हो तो बता दें। यह प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति भाव का प्रतीक है। क्या काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम कभी हुआ? आज भारत की राजधानी दिल्ली में गौरव का प्रतीक जिसमें G20 हुआ, उस भारत मंडपम के बाहर नटराज की जो मूर्ति लगी है, यह तो तंजावुर की से निकली हुई नटराज की वह मूर्ति है जिसे तमिल संस्कृति में सबसे गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप भी चाहें तो नमो ऐप पे जाके चेक भी कर सकते हैं, सभी भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन उनकी स्पीच का अवेलेबल है। भारतीय भाषाओं के प्रति जो सम्मान और उनके विकास के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद ये इन नेताओं के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता जा रहा है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, आज तो आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने एक नहीं अनेक बार तमिलनाडु में सरकार बर्खास्त की। श्री एमके स्टालिन कृपया बताएं कि 1998 में अटल जी की सरकार आने से पहले डीएमके की कौन सी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी? कांग्रेस ने तमिलनाडु में कभी विपक्ष की सरकारों को कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। और श्री पिनारी विजयन बताएं कि भारत के इतिहास की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नंबूदरीपाद जी के नेतृत्व में हुई, क्या कार्यकाल पूरा कर पाई थी? इसलिए जिनका अतीत इतना खतरनाक है वो आज के यथार्थ से डर रहे हैं। Those who are having this type of dark past, now they are fearful of the present day ground realities, which is having a very huge support from the grassroots level in favor of Shri Narendra Modi. तीसरा, कर्नाटक से। अब बताइए, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंगडाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाएं उनके ऊपर थप्पड़ मारने चाहिए। मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडी गठबंधन, पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का अरण्य रोदन करने वाले की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक नारे लगाने के ऊपर आप थप्पड़ मारने की बात करेंगे और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि यह लोकतंत्र है? और फिर वहां तो कांग्रेस की सरकार है,
मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, राहुल जी से और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जो वहीं से हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी, जो कहा जाता था एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, गाल आगे कर दो, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थप्पड़ मारना शुरू कर दो। ये अवश्यंभावी हार की हताशा में हिंसा तक उतर आने की एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये कांग्रेस उन्हीं गांधी जी की प्रतीक है जिन्होंने तो नोआखली में जाके इसलिए अनशन किया था कि अगर हिंदू समाज के लोग मारे भी जा रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तो भी प्रतिक्रिया मत करो, शांति से बैठे रहो और आज ऐसे थप्पड़ मारना शुरू कर दो। इसलिए यह दर्शाता है कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस का गांधी की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। केरल का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, तमिलनाडु का बयान इंडी गठबंधन के सीएम और कर्नाटक जहां प्रत्यक्ष कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस को आज स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि इस प्रकार के विभाजनकारी, इस प्रकार के विभेदकारी और इस प्रकार के हिंसात्मक, दिस टाइप ऑफ डिविजिव एंड वायलेंस प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आर हैविंग एनी रिलेवेंस इन द डेमोक्रेसी और नॉट। और मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं, इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे और खरे नेतृत्व में प्रखरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अंतर विरोधों से, कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए ये तथाकथित इंडी गठबंधन सिर्फ पराजय नहीं, मैं कहूंगा आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करते हैं। सारा भारत आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आज से तो हिमाचल मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई करवट लेता हुआ दिख रहा है और भारत की युवा पीढ़ी बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है कि उसकी आकांक्षाएं इस नई राजनीति के साथ हैं। ये पुराने जमाने की घिसी पिटी राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र में विभाजन करके व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार को साथ में रखकर चलने की राजनीति अब पूरी तरीके से आउट ऑफ डेट यानी कालबाह्य हो रही है, वो उसके साथ खड़े हैं। तो मैं देश की जनता से सिर्फ यह आह्वान करना चाहता हूं कि इन चुनावों में ऐसी प्रतिगामी शक्तियों यानी ऐसी रिग्रेसिव फोर्सेस को बिफिटिंग रिप्लाई दें, समुचित प्रत्युत्तर दें और मोदी जी के पक्ष में इस रूप में खड़े हों कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। लास्टली आई वुड लाइक टू urge and request to youth of this country that the time has come to come along with Prime Minister Shri Narendra Modi ji for ushering India into a new era. तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को पौड़ी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन किया। इस मौके पर अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि नामांकन करने से पहले अनिल बलूनी ने केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं के साथ पौड़ी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं उनका रोड शो रामलीला मैदान पौड़ी गढ़वाल से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक निकला। इस मौके पर पौड़ी से वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूड़ी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने पौड़ी से अपना नामांकन भरा है। तो वहीं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद रही और कई
तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। पौड़ी से अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भरा है और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। स्मृति ईरानी मौजूद रही, कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। रोड शो भी किया गया जिसमें काफी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ता भी इस शो में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए और अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भरा। कलेक्ट्रेट ऑफिस से रोड शो निकाला गया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रही। अनिल बलूनी का नामांकन भरा गया है जिसमें सभी ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं। स्मृति ईरानी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद रही। अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भरा है पौड़ी से और कलेक्ट्रेट ऑफिस से रोड शो निकाला गया स्मृति ईरानी द्वारा और जिसमें कई अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने नामांकन भरा है पौड़ी से, जिसके उपलक्ष्य पर यह रोड शो निकाला गया था। स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद रही। कलेक्ट्रेट ऑफिस से यह रोड शो निकाला गया और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद थे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस रोड शो में मौजूद रहे। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां नरसिंह शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग के संचालक शिवम जालान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरख प्रांत के प्रचारक सम्मान्य श्री रमेश जी, सह प्रांत प्रचारक श्री सुरजीत जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनोज जालान जी, सह विभाग संचालक श्री आत्मा जी, नंदकिशोर जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, होलिका उत्सव समिति के आज की इस यात्रा में और इस उत्सव में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे सभी गोरखपुर के श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को होली की इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी
हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं होलिकोत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सास्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी एक ऐसा पर्व है। और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के साथ जोड़ करके उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। होली आपसी वैरभाव समाप्त करने का, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समतामूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता, वह उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना होगा, हमें एकजुट होकर के समतामूलक समाज की स्थापना करके, कहीं कोई खामी है छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उत्साह और उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां उत्साह उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं
हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज यह पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। बंधुओं, में आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होलिका उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर नगर निगम के हमारे महापौर आए हैं, ग्रामीण के विधायक आए हैं, हमारे अन्य पार्षदगण भी हैं, मैं इन सबको भी। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रही हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।